आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर साल ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ कि वास्तविक संख्या के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रश्न है π/3 है, परिमेय अपरिमेय, इस टाइप का यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर 0.7 बार इसका यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, इस टाइप के यहाँ पर सवाल वास्तविक संख्या का पूछा जाता है। HCF LCM के सवाल हो गए, परिमेय अपरिमेय संख्या के सवाल आ गए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास एक बुक है भारती भवन का, मैं इसी से आपको वास्तविक संख्या का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है इंपॉर्टेंस, वो आपको यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है 3 - √3 क्या है। यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तब आपको बताना है कि 3 - √3 क्या है। तो आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। √3, √2, √5, √7, इस टाइप का जो संख्या होता है ये अपरिमेय संख्या होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता या जिसका डेसिमल में निकलता है वर्गमूल, दशमलव में आता है इसका मान, पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये अपरिमेय संख्या है। अगर इस टाइप की संख्या में अगर कुछ घटाया जाए तो ये जो संख्या बनी √3 - 2, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अगर √3 के साथ अगर कुछ गुना किया जाए, √3 × 2, तो यहाँ क्या बनेगा 2√3, √3 × 2 करेंगे तो 2√3 बनेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि अगर हम अपरिमेय संख्या के साथ कुछ गुना करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ भाग करते हैं, तो उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ 3 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा गया है। तो इन चारों में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो इन चारों में से परिमेय संख्या वही होगा जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 49/64, इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, हाँ निकल जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, तो √49/64, इसका मान क्या आएगा, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ये ए नंबर। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9 निकल जाएगा, लेकिन 91 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। 81 का वर्गमूल 9 निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। 31 और 51 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। 49/101 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7, लेकिन 101 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसको छोड़ के ये तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, बाकी एक यही परिमेय संख्या है। तो इसलिए 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अच्छा सॉरी यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा अपरिमेय है। तो देखते हैं कौन सा अपरिमेय संख्या। 36/64 का अंडर रूट, तो 36 और 64 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/81 का वर्गमूल अंडर रूट, तो यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9, 1 का वर्गमूल 1, 1/9 इसका आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देखते हैं इसको, 9/√49, 49 का वर्गमूल 7, 9/7 परिमेय संख्या। लेकिन देखिए यहाँ पर √3/5 है, ना तो 3 का वर्गमूल आएगा पूरा, ना तो 5 का निकलेगा वर्गमूल, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या। पूछा भी क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। √3/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी आपको बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा वो अपरिमेय संख्या होगा।
तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 आएगा इसका वर्गमूल, तो ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर इसको छोड़ के पहले इस दोनों को देखते हैं। 25 का वर्गमूल आ जाएगा पूरा पूरा, 25 का वर्गमूल 5 निकल के आ जाएगा। 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। 20 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम 20 का वर्गमूल निकालेंगे, जब हम 20 का वर्गमूल करेंगे, उसको आवाज़ गुणनखंड से करते हैं। 2 से देंगे, 2 से करेंगे इसमें भाग 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो 20 का वर्गमूल ऐसे आएगा 2√5। तो देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और पूछा भी क्या है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो √20 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा इसका मान। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 2√2 है। 2√2 क्या है आपको बताना है क्या है, तो देख के बता सकते हैं ये क्या है। ये एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय के संख्या के साथ हो रहा है। यहाँ पर परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या के साथ हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देख के पता चल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में निम्नलिखित में π/2 क्या है। तो आपको बताना है π/2 क्या है। जैसे कि आपको पता होगा ही कि पाई क्या है, पाई होता है एक अपरिमेय संख्या। तो जब हम अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो π/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका 2 गुणनखंड होता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 को भाग करने वाला 1 और 2 है। इसके अलावा 2 को भाग करने वाला और कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए 2 क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या। इसी तरह 3, 5, 7 ये सारी क्या है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 3 में किससे किससे भाग लगेगा, 1 और खुद 3 से। 5 में 1 और खुद 5 से। 7 में 1 और खुद 7 से। तो ये सारी कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जिसको भाग करने वाला 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 8 को भाग करने वाला 2 से ज़्यादा हो गया। एक तो इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और खुद 8 से लगेगा, तो ये तो भाज्य संख्या होगी। 9 को भी देखिए, 9 में 1 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा और खुद 9 से लगेगा, तो इसको भी भाग करने वाला 3 संख्या हो गया, तो ये भी एक भाज्य संख्या होगी। पूछा क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 11, क्योंकि 11 में खुद 11 से भाग लगेगा और 1 से, इसके अलावा इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 11 हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका 1440 में 2 का अधिकतम घात। तो 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 1440 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अधिकतम 2 का अधिकतम घात क्या आएगा। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं 2 का अधिकतम घात क्या आता है इसमें। ये 2 से जाएगा, 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छके 12, 0, 2 का 2, 2 8 16, 0, फिर एक बार 2 से 2 में 18, 2, फिर 2 से 45, 2 90, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा ये, 5 9 45, फिर 9 है, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9। तो पूछा गया प्रश्न में कि 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कि 2 कितनी बार आया है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 5। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 1440 में 2 का अधिकतम घात, ऑप्शन सी ये हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें आपको बताना है इन चारों में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो आप बड़े आराम से इसमें बता देंगे। √3, 3 का तो वर्गमूल पूरा पूरा आएगा नहीं, दशमलव में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। पूछा क्या, कौन सा परिमेय संख्या है? इसको देखिए यहाँ पर √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2√2 बटा √2, तो √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। और 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1। और परिमेय संख्या किस रूप का होता है, P/Q के रूप का। तो ये वाला कौन सा क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बाद बाकी और भी ऑप्शन देखिए, ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 5 है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। √6 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 6 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, परिमेय संख्या ये हो जाएगा, क्योंकि √2 कैंसिल कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। और 2 कौन सी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो 9 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 7 का तो वर्गमूल आएगा नहीं पूरा पूरा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि 75 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 48 का भी पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये कैसे अपरिमेय, ये कैसी परिमेय संख्या हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये परिमेय संख्या कैसे होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, √75/√48। तो यहाँ पर 75 का पहले करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 75 के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे क्या क्या आएगा। 5 से जाएगा, 5 से 15 बार में, 15 × 5 = 75, 5 से 3 बार, 5 दिया 15, तो ये क्या आ जाएगा, 5√3। पता है ना वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका। अभाज्य गुणनखंड ऐसे करने के बाद, इसके बाद जिसका जोड़ा लग रहा है उसका एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो जोड़ा में नहीं है उसको रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो 75 का ऐसे लिख दिया वर्गमूल। फिर 48 का ऐसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। आपको जो भी अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करके बताऊंगा। यहाँ पर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से, 2 चौके 12, फिर 2 से 2 तिया 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, बच गया कौन, अकेले 3 बच गया। तो इस 2 का 2 का 1 2 लिखेंगे, इस 2 का 1 2 लिखेंगे, फिर 3 अकेले, तो 3 रूट के अंदर लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 2 × 2 √3। तो 48 का हम वर्गमूल कैसे लिखेंगे, 48 का 2 दूनी 4√3। ठीक है, जब हम 75 का किए थे क्या आया था, 5√3। 48 का तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, √48 बटा √75। सॉरी 1 मिनट, 75 तो ऊपर में ना, तो ऊपर 75 लिखते हैं, √75 बटा √48। तो √75 क्या आया था, 5√3 आया था, √48 4√3। ठीक है, तो √3 कट गया, तो बचा गया आपका 5/4। और 5/4 को एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये किस रूप का है, P/Q के रूप का है, और एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये परिमेय संख्या क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। तो आगे आपको पूछा गया 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होता है। तो 2 लगातार सम संख्या का HCF निकालना, तो लिखेंगे 2 लगातार सम संख्या। जैसे सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे चलती रहेगी। तो ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। सवाल में पूछा गया 2 क्रमिक सम संख्या का HCF। तो क्रमिक होता है लगातार सम संख्या, ये तो 2, 4, ये तो 4, 6, कोई भी क्रमिक सम संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि 8, 10 ले लेते हैं, 8 और 10।
8 और 10 का निकालते हैं HCF। HCF मतलब मौसा, तो निकालते हैं HCF इसका एक बार में। HCF निकालना तो ऐसे आता होगा आप सबको। तो लास्ट में किससे कटा, 2 से, तो 2 क्या हो गया इसका HCF। तो 2 क्रमिक 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा 2। आप किसी भी 2 लगातार सम संख्या का HCF निकाल के देख सकते हैं, 2 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ भी परिमेय संख्या बताना है, कौन सी परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर 3√3 परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या के साथ, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आप 2 + √5 अपरिमेय संख्या का गुना परिमेय संख्या के साथ। तो गुना हो या जोड़ हो, तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर परिमेय संख्या का जोड़ करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। √8, 8 का तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। देखिए यहाँ पर 2√2 बटा 3√2, तो यहाँ √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 2/3। और 2/3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ये पूछे भी क्या है, यहाँ पर पूछा भी क्या है, परिमेय संख्या। तो 12 का हो जाएगा बी, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि √2 कट जाएगा, बचेगा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या आएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, 3 या 7 लेते हैं, इसका मौसा निकाल के देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 से 3 बार में, तो मौसा क्या आएगा 1। कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या अभाज्य संख्या का मौसा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा मैंने आपको करके दिखाया। यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या लिए, आप कुछ भी लेके चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 11 और एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम 3। इस दोनों का मौसा निकाल के देखते हैं, देखिए 1 ही आएगा। चलिए चेक करते हैं। 3 × 9, 2 × 2, 2 बार में, यहाँ थोड़ा मिक्स हो गया। तो फिर भी देखिए यहाँ से 1 × 2 करेंगे 2 आएगा, कट जाएगा। लास्ट में क्या आया 1 ही आया। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जब हम मौसा ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 14 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई 2 परिमेय संख्या है तो इसके बीच में, जैसे कि मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 1/2, एक परिमेय संख्या है 1/4, तो इसके बीच में कितने परिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होगी, बहुत सारी परिमेय संख्या होगी, इसकी कोई लिमिट नहीं, अनंत हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। फिर से वही सवाल आ गया कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर जिसका वर्गमूल नहीं आएगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 64/36 है, तो 64 का वर्गमूल 8, 8 × 64, 36 का वर्गमूल 6 × 36 6, तो 8/6 आ जाएगा इसका। यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9 निकल के आ जाएगा, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। 49/9, 49/9, 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3, तो इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। लेकिन पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ 25 है, वर्गमूल निकल जाएगा। नहीं, 25 नहीं है, आप ध्यान से देखिए 2.5 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2.5, तो 2.5 को कैसे लिखेंगे, दशमलव इसका उड़ाएंगे, तो बटा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 5, लेकिन 10 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये आ गया 5/√10। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, √2.5। ठीक है, उम्मीद है कि अभी तक आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर
ये पूछा भी गया है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में, BSEB 2014। देखिए ये सवाल है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ का मतलब हुआ कि गोल मैदान है। ठीक है, तो वृत्ताकार गोल। चलिए मैं इसको आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर मतलब जहाँ से दौड़ना शुरू किया था उस बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का जो भी लघुत्तम निकल के आएगा वही इसका आंसर रहेगा। अब देखिए हम समझते हैं कि वो क्यों इसका लघुत्तम निकालते हैं। देखिए 3 धावक है, एक तो वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार। वृत्ताकार पथ का मतलब हुआ कि ये मैदान, ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अब यहाँ से 3 धावक है, मानते हैं कि यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया। 3 धावक है, मान लेते हैं। एक धावक A है, B है और एक धावक C है। धावक मतलब दौड़ रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक धावक 2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। मान लेते हैं कि A जो है वो 2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, मतलब यहाँ से दौड़ते 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 एक चक्कर लगाता है, फिर यहाँ पहुँचता है। इसमें लगता है इसको 2 घंटे। A को लगता है 2 घंटे, 2 आवर्स। एक को लगता है 4 घंटा। मान लेते हैं कि B को यहाँ से एक पूरा चक्कर करने में लगता है 4 घंटा। ठीक है, और एक C है, C को लगता है 6 घंटे। C एक चक्कर मारता है इसका और कितने घंटे मारता है, 6 घंटे में। C मारता है 6 घंटे में एक चक्कर। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया कि तीनों फिर से प्रस्थान बिंदु से मतलब इस बिंदु पर फिर से कितने समय में मतलब मिलेंगे। तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर करते हैं। मान ले A है, A एक चक्कर कितने घंटे में पूरा कर लेगा, 2 घंटे में। अगला चक्कर 2 4 घंटे में। अगला चक्कर, तीसरा चक्कर 6 घंटे में। चौथा चक्कर 6 2 8 घंटे में। पांचवा चक्कर 10 घंटे में। ठीक है, ऐसे ही B जो है यहाँ पर B 4 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, तो B एक चक्कर 4 घंटे में। ठीक है, दूसरा चक्कर 8 घंटे में, 4 दूनी 8 घंटे में। तीसरा चक्कर 4 तिया 12 घंटे में। ऐसे मतलब 4 घंटे में एक एक चक्कर पूरा करेगा, 16 घंटे में। क्योंकि B एक चक्कर 4 घंटे में, दूसरा चक्कर 8 घंटे में, तीसरा चक्कर 8 4 12 घंटे में, चौथा चक्कर 12 4 16 घंटे में। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा। C जो है एक चक्कर 6 घंटे में, तो अगला दूसरा चक्कर 6 दूनी 12 घंटे में, तीसरा चक्कर 18 घंटे में, चौथा चक्कर 24 घंटे में। ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 घंटे में 1 2 3 4 5, छठा चक्कर 12 घंटे में। मतलब ये जब A जब 6 चक्कर मारेगा 12 घंटे में, तो B 12 घंटे में तीसरा चक्कर मारेगा, C 12 घंटे में दूसरा ही चक्कर मारेगा। मतलब 12 घंटा। देखिए सब में 12 घंटा है, तो 12 घंटे में ना ये एक स्थान पे मिल रहा होगा फिर से जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि ये 12 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 18, A बराबर BQ प्लस R में Q बराबर 0 होगा जब। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है A यहाँ पर भाज्य है, B भाजक, Q भागफल, R शेषफल। तो यहाँ पर Q बराबर 0 कब होगा, Q बराबर 0 तब होगा जब ये जो Q है, Q भागफल, ये भागफल 0 कब होगा। भागफल 0 तभी होगा जब B जो है ना, B बड़ा होगा A से। मतलब जब भाजक बड़ा हो भाज्य से, तब यहाँ पर Q बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। भाग लेमा A बराबर BQ प्लस R में R 0 होगा। R मतलब शेषफल 0 कब होगा। A यहाँ पर भाज्य है, B भाजक, Q भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो R शेषफल 0 कब होगा, जब यहाँ पर बीज भाजक जो है A भाज्य को विभाजित कर देगा पूरा, तो शेषफल R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए A
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मौसौ ए बी बराबर, मतलब ए बी का मौसौ इस दोनों का मौसौ किसके बराबर होगा, तो इस दोनों का मौसौ यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी आर के बराबर, ठीक है ना, बी आर के बराबर। ए बी का जो मौसौ ए बी का होगा महत्तम समावर्तक, वही महत्तम समावर्तक इसका और इसका भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से दो धनात्मक पूर्णांक का हम क्या निकालते हैं, तो हम निकालते हैं मौसौ निकालते हैं। तो क्या निकालने की तकनीक है, मौसौ निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसौ निकालते हैं, बी हो जाएगा इसका। यदि क्वेश्चन नंबर 22, यदि दो संख्याओं का मौसौ 15 और लौसौ 30 तो संख्याओं का गुणनफल होगा। अच्छा, तो ये तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, मौसौ गुना लौसौ के बराबर। तो मौसौ और लौसौ का मान दिया हुआ है, तो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मौसौ और लौसौ के गुणनफल के बराबर। तो क्या 15 गुना 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा 450, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसौ गुना मौसौ। अगला देखते हैं, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। कोई भी धनात्मक समपूर्णांक होगा ना तो वो किस रूप का होगा, तो धनात्मक समपूर्णांक 2n के रूप का होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसका थोड़ा सा, कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होगा, 2n के रूप का होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो में अगर हम किसी भी कोई भी प्रकृत संख्या से n का मान अगर हम कुछ भी लें, 1 2 3 4 कुछ भी लें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। कुछ भी n का मान, n की जगह कुछ भी रखते हैं, 4 रखते हैं, क्या प्राप्त हो गया 8। 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है। 2 इंटू n का मान 18 ले लीजिए, 18 दो नहीं 36, 36 क्या है, सम संख्या है। तो सवाल में क्या पूछा गया था, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो धनात्मक सम पूर्णांक के लिए ये सत्य है, 2n के रूप का होगा। धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होगा, 2n के रूप का होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम n का मान अगर 1 रखते हैं तो ये 2 गुना 1 2 प्लस 1 3, जो कि धनात्मक सम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक हो गया। अगर 2 का मान अगर हम यहाँ पर n का मान अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 1 5 विषम। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी n का मान अगर 2 रखेंगे तो 6 आएगा, लेकिन n का मान अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 रहेगा, जो कि विषम संख्या है। 3 रखेंगे तो विषम, 4 रखेंगे तब सम। मतलब यहाँ पर n का अगर मान अगर हम अलग अलग रखते हैं तो कभी सम प्राप्त होता है, कभी विषम प्राप्त होता है। लेकिन इसमें 2n में n के जगह हम कुछ भी रखें तो हमें सम संख्या ये प्राप्त होती है। तो इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2n के रूप का हो जाएगा, ठीक है। 6250 के आभास गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। तो इसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। 6250 का क्या करेंगे, हम आभास गुणनखंड निकालेंगे। आभास गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कि 5 कितनी बार आता है। 5 जितनी बार आएगा वही 5 का क्या हो जाएगा, अधिकतम घात आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ए और बी सआभास संख्या कहलाते हैं यदि मौसौ ए बी बराबर है। ए और बी सआभास संख्या कब होती है, जब ए और बी का मौसौ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सआभास संख्या का मौसौ क्या होगा, 1 होगा। सआभास संख्या वैसी संख्या है जिसको भाग करने वाला केवल और केवल 1 है, तो ठीक है। तो सआभास संख्या ए बी कब कहलाएगा, जब इसका मौसौ क्या होगा, 1 होगा। आपको यहाँ पर याद रखना है कि सआभास संख्या वैसी संख्या है जिसका मौसौ 1 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इसमें बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब रुक जाए। जैसे कि मैं आपको शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण दूँ, तो जैसे कि यहाँ पर 1/3 है। 1/3 को अगर हम यहाँ पर भाग करके देखें 3 से 1 को, तो 0 दशमलव यहाँ पर 0 आएगा, 3 तिया 9, 1 आएगा, फिर से 0, 3 तिया 9, ऐसे ही चलते रहेगा। मतलब ये अशांत हो जाएगा। तो अशांत में ऐसे जो रिपीट होते रहेगा उस पे के ऊपर हम बार लगाते हैं, 3 के ऊपर रेकरिंग बार। इसका मतलब हो जाता है कि 3 यहाँ पर रिपीट होते रहेगा। तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार उसी का होगा जिसके हरों के गुणनखंड में 2 और 5 आए।
तो देखिए यहाँ पर इसके हरों के गुणनखंड में 2 और 5 किस में आएगा, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। जो जीरो वाली संख्या होगी ना, जो जीरो पे समाप्त होगी, उसके हरों के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आ जाएगा। तो दशमलव प्रसार उसी संख्या का शांत होता है, उसी परिमेय संख्या का जिसके हरों के गुणनखंड में 2 और 5 आए, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आए। ठीक है, तो 1600 का जब हम गुणनखंड करेंगे, एक बार मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा। 2 × 16, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 25। ठीक है, जब हम 1600 का आभास गुणनखंड किए तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया। जिसके आभास गुणनखंड में 2 और 5 आए, बस वही संख्या क्या होगी, शांत होगी, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, तो देखिए 21 का आभास गुणनखंड करेंगे 3 और 7 आएगा, 88 का करेंगे 11 और 8 आएगा, 75 का 15 75, 3 5 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें 11 8 आएगा, और इसमें आपका इसमें 11 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 गुना 7, इसमें 2 और 5 आएगा। तो 15/2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 27 नंबर 11.23564 के ऊपर रेकडिंग, मतलब 564 के ऊपर रेकडिंग है, बार है, इसका मतलब 564 क्या होगा, रिपीट होते रहेगा। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति बना है। देखिए यहाँ पर 564 का आवृत्ति बनते जाएगा। अगर इसको और आगे क्या होगा, 564 रिपीट होते रहेगा, 564 564 564, अगर ऐसे रिपीट होते रहे तो वो होता है एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2.12 112 1112 1112, मतलब इसमें ना तो रिपीट हो रहा है कोई भी संख्या, ना क्या बोलते हैं शांत है, ये अशांत अनरावृत्ति है। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जिसमें अशांत आवृत्ति बना है। यहाँ पर 564 का आवृत्ति बन रहा है, तो यह एक परिमेय संख्या है। और जिसमें आवृत्ति नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 2 1 2 का आवृत्ति बनता है तो परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 2, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1 2, फिर 1 1 1 1 2, मतलब इस टाइप का ही चलते रहेगा। यहाँ तो ना किसी संख्या का आवृत्ति बन रहा है, तो ये कैसे संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इसी के साथ यहाँ पर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, खास करके कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या ये बताइए, या हो सकता है कि ये पाई वाला सवाल पूछ दे, इस टाइप का सवाल आपको पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान से वीडियो लेक्चर, आपको अगर समझ में नहीं आया कोई चीज़ तो आपको कमेंट करके पूछ लेना है, या जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो आप फिर से इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।